हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कैपेसिटर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ कि आपको लूप लॉ लगाना पड़ेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लूप लॉ को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। जैसे मान लो ये कैपेसिटर दे रखा है, ये रजिस्टर है, ठीक है, और इस पे चार्ज Q, इस पे माइनस Q, कैपेसिटेंस C, ये R है, और इधर से करंट I जा रहा है, और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो लूप लॉ कैसे लिखते थे, VA, फिर यहाँ पे साइन माइनस है बाद का प्लेट का, तो -Q/C माइनस I इंटू R इक्वल्स टू VP, ठीक है। इसका यूज़ होने वाला है। और एक वो कॉन्सेप्ट कि जैसे किसी स्विच को हम बंद किए किसी CR सर्किट में, जैसे मान लो कि एक C है, एक R है, बैटरी लगा हुआ है, तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज आ जाता है, +Q -Q, मतलब जितना चार्ज ही हो सकता था उतना हो जाता है। उसके बाद इस सर्किट को ये ब्लॉक करता है, मतलब जिस रास्ते में कैपेसिटर होगा उधर से करंट अलाउ नहीं करेगा। तो उसमें क्या करना है ना, तुरंत लूप लॉ लगा के ये चार्ज निकाल लेना, ये ध्यान में रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि जैसे भी हम स्विच को क्लोज करते हैं तो जहाँ जहाँ कैपेसिटर है वो तार बन जाता है, मतलब एक कंडक्टिंग वायर के जैसा बिहेव करता है। ये तीन चीज़ ध्यान रखो, देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेगा PYQ का, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते JEE एडवांस का 2021 का, बहुत ही आसान क्वेश्चन। मतलब ये 60 में 4 मार्क्स जो आपको मिल रहा है वो आप सोच लो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो स्विच का ओपनिंग क्लोजिंग, ग्रोथ ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट, ये सब पढ़ा है ना, तो वो इसको आराम से सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो JEE एडवांस में ऐसा नहीं कि हमेशा बहुत ही टफ क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं ना कि ये स्विच है, ये एक P टर्मिनल है Q, बाकी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस तो आपको दिख रहा है। तो S इज़ कनेक्टेड टू पोजीशन P फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट किए हैं बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब स्टेडी स्टेट तक। तो जो कैपेसिटर होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। तो इसका भी कोई काम नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा किए, और यहाँ पे एक बैटरी है, और ये कैपेसिटर, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस, और ये एक बैटरी, सो दैट कैपेसिटर बिकम्स Q1 माइक्रोकूलम। तो इस पे जो चार्ज आ रहा है वो Q1 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो Q1 का वैल्यू पूछ रहा है। फिर एस इज स्विच टू पोजीशन Q। अब यहाँ से ना इसको हम कर दिए थे, मतलब पहले ये P से टच में है, फिर इसको Q में हम ऐसा करके टच किए, और फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो दोनों ही क्वेश्चन क्या है, स्टेडी स्टेट का है, मतलब कैपेसिटर फुल चार्ज होगा। अब देखो पहला क्वेश्चन जो है, जब इसको हम लोग यहाँ पे टच किए, ठीक है, तो ना एक चीज़ नोटिस करो कि ये वाला तार का तो कोई काम नहीं है, ये ऐसे ही ओपन में है। इधर एक रेजिस्टेंस है, एक ये पोटेंशियल, इधर एक रेजिस्टेंस, और ये मतलब वही बैटरी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इक्विवेलेंट ऑफ बैटरी पहले लगाते हैं। क्या इस रेजिस्टेंस को मैं इसके बगल में यहाँ पे ले लूँ, क्या इस जगह पे इस रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे ले लूँ, तो ये सर्किट जो होगा ना वो थोड़ा सा ना ऐसा बनेगा। आपको इमेजिन करना है कि ये 1 ओम, फिर ये बैटरी, इधर 2 ओम, और ये 2 वोल्ट, ऐसा, ठीक है। ये 1 ओम और ये 1 वोल्ट, ये ऐसा ही तो बन गया ना। इसको हम उठा के यहाँ रख सकते, इसको उठा के यहाँ, और इसके बीच में यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर। तो हम लोग क्या कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस 2/2, E1/R1 प्लस E2/R2 बाई 1/R1 प्लस 1/R2, 1/1 1 प्लस 2/2। तो ये पूरा ओवरऑल ऊपर 2 है और नीचे है 3/2, तो इक्विवेलेंट आ जाएगा 4/3 के बराबर, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों मिलके जो एक बैटरी बना रहा है वो 4/3 वोल्ट का है, और कैपेसिटर जो है वो अपना कितना है, 1 माइक्रोफेरेड। तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू CV होता है, तो Q1 इज इक्वल्स टू C इंटू V। तो 1 माइक्रोफेरेड इंटू इसका इक्वेलेंट है 4/3, तो यह आ जाएगा 4/3 माइक्रो कुलम, ठीक है। 4/3 का मतलब क्या होता है, 1.33, पहला आंसर आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्विच को ना Q पे कनेक्ट किए, इस स्विच को हम लोग Q पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो सर्किट बना ये कुछ ऐसा करके बन रहा है। तो इसको मैं अब यहाँ पे बना रहा हूँ, ये ऐसा है कि इस रेजिस्टेंस को मैं नीचे कर दे रहा हूँ, ये वाला को, इसको मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ। फिर ये 2 हो जाएगा, और ये कैपेसिटर है, और ये फिर 2 वोल्ट। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर, ठीक है, यहाँ पे ये 2 ओम, और यहाँ पे ये 2 वोल्ट। अब ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग क्लास में बहुत किए हैं कि यार स्टेडी स्टेट में इस पे चार्ज क्या होगा। तो स्टेडी स्टेट में पहले हम लोग क्या करते हैं कि कैपेसिटर जो होगा अपने तरफ से ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो करंट के पास बस ये रास्ता है, तो इस रास्ते में इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 और 1 3, तो 2/3 जो हो जाएगा वो करंट कितना जाएगा, 2/3 एम्पियर, ठीक है। अब ना इस पे मान लो +Q,
इस पे माइनस क्यू, और ना यहाँ से स्टार्ट करके कोई भी लूप लो तो हम इसमें घूमने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट जो है वो इधर मूव कर रहा है, फिर इधर गया, तो इसका प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, इसका प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, तो एक बार वो हम लोग दे देते हैं। तो ये प्लस माइनस, ठीक है। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लो, एक लूप लॉ लगा लो यहाँ से स्टार्ट होके। तो ये जो आ जाएगा कि q/1 माइनस 2/3 इंटू 1 इक्वल्स टू फाइनली 0। तो q आ जाएगा 2/3 माइक्रोकूलम। 2/3 मतलब 0.67, और यही जो चार्ज है इसको इन लोग q2 बोला है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, 4 मार्क्स के लिए। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये जो है ये वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज़ स्पेसिंग D बिटवीन टू प्लेट्स हैविंग एरिया A। तो अगर मैं दो प्लेट यहाँ पे ऐसा करके कंसीडर करूँ, एक ये हो गया और एक मान लो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, D के बराबर, ये ऐसा, ठीक है। इस फील्ड विथ एन डाइलेक्ट्रिक लेयर्स, इसके अंदर ना हम लोग एन डाइलेक्ट्रिक को फिल कर रहे हैं पैरेलल टू इट्स प्लेट, ईच विथ थिकनेस D/n। अब सबका छोटा छोटा जो थिकनेस है वो D/n, तो टोटल सोचो ना, अगर D इसका डिस्टेंस है और n बराबर डाइलेक्ट्रिक को हम प्लेस कर देंगे तो एक का थिकनेस कितना हो जाएगा, D/n, क्योंकि D लेंथ में n डाइलेक्ट्रिक है, तो एक का थिकनेस क्या हो जाएगा, D/n। तो वही दे रखा है। अब यहाँ पे क्या है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द mth स्लैब, मतलब अगर यहाँ से हम काउंट करें 1 2 3 4, तो जो mth नंबर पे आएगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, k इंटू 1 प्लस m/n। अब n जो है बहुत ही बड़ा है, 1000 से भी ज़्यादा है, तो उसका कैपेसिटेंस जो होगा वो इतना है। तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं इस तरीके का, इनके बीच में, एक मिनट इसको ऐसा बनाता हूँ, इस तरीके का एक छोटा सा पतला सा डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ऐसा। अब इसका जो डाइलेक्ट्रिक मान लो ये यहाँ से ना x आगे है और इसका जो थिकनेस है वो है dx, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में ना एक चीज़ जो दिक्कत मैं जब सॉल्व कर रहा था तो आ रहा था कि एक रिलेशन मेरे को पता नहीं लग रहा था कि यार ये D/n दिया हुआ है, मैं यहाँ पे x मान रहा हूँ, तो देखो वो कैसे होगा ना कि जो यहाँ से यहाँ जो मेरा लेंथ होगा, अब मान लो ये कोई mth स्लैब है, ठीक है, ये मेरा mth स्लैब है, या इतना छोटा है कि नीचे अगर m स्लैब मान ले तो वो भी बराबर है, या इसको m माने तो वो भी बराबर है। तो इससे नीचे का पूरा थिकनेस कितना होगा, m स्लैब के बराबर होगा नीचे का, ठीक है। अब एक प्लेट जो है वो कितने का है, D/n का। तो यहाँ से यहाँ अगर D/n का m स्लैब्स है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यही हमको यहाँ पे लिखना, बस वो एक टिपिकल चीज़ है। इसको ट्राई करो कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ऐसा कितना स्लैब है m, तो m इंटू, और एक का थिकनेस कितना है D/n, तो m इंटू D/n जो होगा ना वही है x के बराबर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन यूज़ करेंगे कि जहाँ पे भी D/n आएगा उसको हम लोग क्या लिख देंगे, x/m, ऐसा करके देखते हैं आगे क्या आएगा, उस हिसाब से हम इसको कर लेंगे। लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है ना वो m ऐसा स्लैब्स है और एक का थिकनेस है D/n, तो टोटल होगा D/n इंटू m, उसको हम x लिख रहे हैं, ठीक है। अब यार ये जो है, ठीक है, इसका कैपेसिटर निकालते हैं तो इसका प्लेट एरिया तो ए ही है और इसका थिकनेस dx है। तो एक छोटा सा डाइलेक्ट्रिक का अगर हम कैपेसिटेंस निकालें dc, तो एरिया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज़ dx इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको अगर मैं mh स्लैब मानूँ तो इसका डाइलेक्ट्रिक ये है, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो k इंटू 1 प्लस m/n। अब मैं यहीं पे ये जो m/n आया ना इसको यहाँ से निकाल दूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से m/n का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आई गेस m/n जो आएगा वो x/d आ जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं a एप्सिलॉन नॉट k 1 प्लस x/d और डिवाइडेड बाय यहाँ पे है dx, ठीक है। इतना तो समझ आ गया। अब सोचो कि ऐसा जो भी जितना भी कैपेसिटर है सब सीरीज़ में है, यहाँ से गया चार्ज फिर इससे पास हुआ फिर इससे, तो सेम चार्ज सब में जा रहा है, तो दे आर इन सीरीज़। अब सीरीज़ में क्या होता है कि 1/c इक्विवेलेंट जो होगा वो 1/dc का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो 1/dc ज़रा लिखो, तो इसमें dx ऊपर आएगा a एप्सिलॉन नॉट k
और ये आ जाएगा, ये जो टर्म है ये पूरा का पूरा आ जाएगा नीचे की तरफ, 1 प्लस एक्स बाई डी। और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, एक्स हमको 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक लेना है, डी तक। तो इसमें क्या करो, कांस्टेंट ले लो बाहर, ए एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है। और डी एक्स बाई इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स बाई डी, ये आ जाएगा, ठीक है। और क्या करो, ये और डिवाइडेड बाई 1 बाई डी भी तो आएगा, तो 1 बाई डी को ऐसे मैं बाहर ले लूँगा और इसको कहाँ से क्या करना है, 0 से डी तक, ठीक है। तो ज़रा सॉल्व करो, इधर है 1 बाई सी इक्वलेंट, 1 बाई डी ऊपर जाएगा तो डी ऊपर चला जाएगा, तो डी ए एप्सिलॉन नॉट के। अब उसमें पुट करो, एक्स की जगह डी पुट करो, तो ये ln 2 आएगा, माइनस एक्स की जगह 0 तो ln 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डी ln 2 बाई ए एप्सिलॉन नॉट के। तो सी इक्वलेंट इसका रेसिप्रोकल होगा, तो क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी ln 2। और इसके आगे क्या मल्टीप्लाई है, 1, और वही आगे मल्टीप्लाई यहाँ पे अल्फ़ा है, इसका मतलब अल्फ़ा कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के, ठीक है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये जो सारा कैपेसिटर से ये सीरीज़ में है, और ये जो लेंथ दे रखा है इसके नीचे एम स्लैब्स है, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये एक मेजर स्टेप है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी स्विच का क्वेश्चन है, ठीक है, स्विच ओपन स्विच क्लोज। तो पहले जो स्विच अपना ओपन क्लोज हो रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे रखा है, खूब सारा कैपेसिटर दे रखा है, खूब सारा रेजिस्टेंस है, 2 बैटरी है, 2 स्विच है, ठीक है, सबका वैल्यूज़ भी दे रखा है। इनिशियली देयर इज़ नो चार्ज ऑन कैपेसिटर्स एंड कीज S1 एंड S2 आर ओपन, सब चीज़ ओपन है और कोई चार्ज नहीं है। द वैल्यूज़ ऑफ द कैपेसिटेंस आर, ये 10 माइक्रोफेरेड है, ये 30 है, ये 80 है, ये 80 है। विच स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। द की S1 इज़ केप्ट क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। इसको अगर लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज करें तो याद है कैपेसिटर सारा चार्ज होगा, ब्लॉक करेगा, तो करंट सब तो ब्लॉक कर देगा इस सर्किट में। अभी ये खुला हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग बंद किए हैं, तो इट विल क्लोज द सर्किट फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ कि S2 इज़ क्लोज्ड, अब इसको क्लोज तो हम बहुत देर तक के लिए करके रख दिए थे, अब S2 को क्लोज किए हैं, तो जस्ट S2 के क्लोज करने के बाद इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा है, मतलब जैसे हम इसको क्लोज किए तो इसके थ्रू कितना करंट जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे निकालना होगा ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, बाकी तीनों ऑप्शन बहुत ही आसान है, पहला वाला ही सबसे टिपिकल है, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हम S1 को ना क्लोज़ करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डायग्राम इसको बना रखा हूँ। तो S1 को मान लो हम क्लोज़ करते हैं, ठीक है, उस टाइम के लिए इसका कोई भी रोल नहीं है, तो यू कैन सिंपली, मतलब इस पार्ट को ना अभी तुम भूल जाओ क्योंकि ये ओपन है। अब अगर हम इसको क्लोज़ करेंगे तो ये कैपेसिटर बहुत देर तक चार्ज होगा, और वही लिखा हुआ है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कैपेसिटर मान लो चार्ज हुआ यहाँ पे 5 वोल्ट ही तो रिस्पॉन्सिबल है, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, और एक यहाँ पे C4, ठीक है। तो करंट तो ज़ीरो हो जाएगा, तो इस पे मान लो यहाँ पे ऐसा मान लो कि प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q, फिर इधर आया प्लस Q माइनस Q, फिर इधर आओ प्लस Q माइनस Q। करंट किसी में नहीं, मतलब कोई रेजिस्टेंस का अब कोई रोल नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो अब लूप लॉ में स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं, ऐसा करके इसमें मूव करते हैं, करंट जा ही नहीं रहा है। तो एक सिंपल सा जो इक्वेशन बनेगा, माइनस Q बाई C1। C1 कितना दे रखा है यार, C1 है 10, C2 है 30, और बाकी दोनों 80-80, ठीक है। तो C1 बाई 10, ठीक है, इसमें से ऐसे ही पास हुआ है, करंट तो है ही नहीं, इसमें भी करंट नहीं है। फिर यहाँ आया माइनस Q बाई C3, तो माइनस Q बाई C3 80 है। फिर हम लोग आ गए हैं, फिर बैटरी मिला मेरे को, तो +5। फिर हम यहाँ इसको क्रॉस किए तो माइनस Q बाई 80, और जहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहाँ फाइनली हम पहुँच गए इधर से, ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करते हैं, 5 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, 5 को इधर ही रखो, Q बाई 40 प्लस Q बाई 10 इक्वल्स टू 5। 40 अगर एलसीएम ले तो ये Q प्लस 4Q बाई 40 इक्वल्स टू 5, तो Q आ जाएगा अपना 40 माइक्रो कूलम। तो अपना जो चार्ज आ गया तीनों कैपेसिटर पे, जो चार्ज आया वो कितना आया, 40। तो यहीं पे ना मैं पोटेंशियल डिफरेंस इसका निकाल लेता हूँ, इसका C1 का क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज अगर 40 है तो 40 बाई 10 मतलब ये 4 वोल्ट होगा,
ये निकाल लेता हूँ, कभी ना कभी तो पूछेगा ये सब। इसको निकाल लो, अगर इस पर 40 माइक्रोकूलम है और C3 80 है तो 40/80 ये 0.5 वोल्ट ले रहा होगा। और उसी तरीके से C4 भी कितना ले रहा होगा, 0.5 वोल्ट। ठीक है, ये हम निकाल लिए। तो इसमें मैक्सिमम यही सब पूछ सकता है अभी तो फ़िलहाल। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा जस्ट आफ्टर स्विच इज़ क्लोज, इसमें अगर हम जस्ट स्विच S1 को क्लोज़ किए होंगे उस टाइम क्या हुआ होगा, ये तो है कि t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बट जस्ट आफ्टर S1 इज़ क्लोज्ड उस टाइम पे क्या हुआ होगा कि जितना कैपेसिटर से वो तार बन गया होगा, तो यहाँ पे एक तार मान लो, यहाँ पे एक तार मान लो, अब ये 70 ओम है, ये 100 ओम है, और ये एक तार और ये एक 30 ओम। तो इस बार तुमको कैपेसिटर को हटा देना, और हटाना नहीं मतलब तार बना लेना है। कब, जैसे ही हम इसको स्विच को क्लोज़ करेंगे तो ये 100 ओम आया, ये 30 ओम और ये 70, मतलब पूरे रास्ते में 200 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अगर करंट निकालें तो आई हो जाएगा 5/200। ठीक है, सो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाएगा 25/1000। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि आई विल बी 25 मिली एम्पियर। तो ये क्यों मैं निकालूँ, क्योंकि ऑप्शन है ये। देखो यहाँ पे क्या है ना कि एट t=0 इफ़ द की S1 इज़ क्लोज्ड द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट क्लोज सर्किट विल बी 25, मतलब उसी टाइम पे जैसे क्लोज किया उस टाइम पे कितना 25 मिली एम्पियर। तो ये तो आ ही गया। ठीक है, इफ़ की S1 इज़ केप्ट क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब हम लोग इसका बात कर रहे हैं। ठीक है, सच दैट द कैपेसिटर्स आर फुल्ली चार्ज द वोल्टेज अक्रॉस C1 विल बी 4 वोल्ट। वही तो मैं निकाला, यहाँ पे 4 वोल्ट है। तो जब भी लॉन्ग टाइम के लिए किया तो पहले चार्ज निकाल लो और वो चार्ज बाई इसका Q/C कर लो, तो ये 4 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो अपना हो गया। अब यहाँ पे इफ़ S1 इज़ केप्ट क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर वो उसी का क्वेश्चन है, S1 को केप्ट क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम ये वाला, सच दैट कैपेसिटर्स आर फुल्ली चार्ज द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन P एंड Q विल बी 10 वोल्ट। तो ये बोल रहा है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस। तो ये भी हम कर लेते हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत है, इसको ऐसा करते हैं, केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब इससे करंट नहीं जा रहा होगा। ठीक है, ये सारा जो होगा उससे करंट नहीं जाएगा। अब तुम P से स्टार्ट हो, तो P से जब तुम Q पे आएगा ना तो तुमको बस ये कैपेसिटर का ही रोल है। तो ये अगर 4 वोल्ट खा रहा है तो इनके बीच का डिफरेंस भी तो 4 वोल्ट है। तो VP माइनस Q/C1, और हम Q पे पहुँच गए क्योंकि इनका तो कोई रोल ही नहीं है ना, करंट ही नहीं जा रहा है। तो VP माइनस VQ पता है, Q तुमको पता है 40 है, 40/10 कर दो तो ये 4 वोल्ट आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन जो 10 वोल्ट लिखा है ये गलत है। तो B C D ऑप्शन तो चेक हो गया जिसमें B और C करेक्ट है। अब A क्यों लेंदी है, अब देखो ये जो सारा चीज़ हम लोग निकाले, इस पर जो चार्ज है वो कितना आया 40 और 40, यहाँ पे जो चार्ज आया है ये मेरे को लिखने दो, ये आया 40, ये है -40। ठीक है, इसमें भी इधर से गया तो ये जो है ये 40 -40 एंड द सेम ऑन C4 40 -40। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं ना, ये तो क्लोज है ही, ये जो है ये क्लोज है ही। अब हम इसको बंद कर रहे हैं और तुरंत ही बंद किए, तो तुरंत जब बंद करेंगे तो जो कैपेसिटर होता है वो तो वायर बन जाता है। तो ये जो कैपेसिटर है C2 ये वायर बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब तुमको बोल रहा है कि इससे कितना करंट जाएगा, तो पता है क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसा ना लूप मानो जिसमें करंट I1 जा रहा है और इधर से एक लूप मानो जिसमें करंट I2 जा रहा है। ठीक है, यहाँ से इधर की तरफ I1 और यहाँ से इधर की तरफ I2। ओके, तो 30 ओम से जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, I1 + I2। अब जस्ट में ना ये चार्ज नहीं बदलेगा, ये तो इसीलिए तो तुरंत तो चार्ज बदलता नहीं कैपेसिटर का, कुछ टाइम लगेगा। बट यहाँ पे इन लोग क्या बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू 30 ओम। तो हम लोग ज़रा निकालते हैं इसको। तो ना इक्वेशन लिखो, यहाँ से स्टार्ट हो, कैपेसिटर जो है कंडक्टिंग वायर बन चुका है क्योंकि जस्ट उसको पूछ रहा है, इसके थ्रू अब लूप लॉ लगाओ। तो लूप लॉ जो बनेगा ना अपना वो कितना होगा, इधर जाओ तो +10 ऊपर जाएंगे तो -30 इंटू I1 -30 इंटू I2। क्यों, क्योंकि इधर जो करंट जा रहा है वो तो I1 + I2 जा रहा है, इधर ना भले I1 जाएगा और इधर I2 जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्रॉस किए तो ये आएगा, यहाँ तक पहुँचे, अब इधर जा रहे हैं अभी तक कोई नहीं। अब यहाँ पे क्या है -40/C1, तो -40/C1 जो है वो 10 है, और फिर 70 से कितना जाएगा -70 I1, और वापस हम वहीं पे पहुँच गए तो =0 हो जाएगा। तो ये जो आ जाएगा 70 और 30 100 I1 + 30 I2 = 6, पहला इक्वेशन। अब इधर की तरफ मूव करो
तो इसमें भी क्या हो जाएगा, +10 माइनस 30i1 माइनस 30i2, ठीक है। और इधर जाएंगे तो -5 आएगा, और -5 माइनस 30i2 और -40/C3 है 80, एंड देन -100i2 इक्वल्स टू 0। देखो इधर गए यार 40/80, अच्छा यहाँ मैं इसको मिस कर दिया, ये वाले पार्ट को। तो ये अपना कहाँ पे आएगा, इसके बाद ये जो होगा ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस 40/80, ठीक है। और यहाँ पे भी प्लस होगा, तो एक बार इसको चेक कर लो, ये 10 फिर -30i1 30i2, यहाँ पे गया +40/80 -5 -30i2, फिर इधर आया तो 40/80 -100, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब ये 100i2 और ये 30i2, फिर से ये 130i2 होगा, और सॉरी 130 नहीं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो 160i2, ये जो आएगा वो आ जाएगा 160i2, और i1 जो होगा वो हो जाएगा 30i1, ठीक है। तो ये दोनों, ये सारा टर्म जो है वो मैं उस तरफ लेके चला गया। अब ये 40/80 और ये 40/80 1 बन गया, तो 1 - 5 -4 और ये 10, ये भी इक्वल टू 6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, इक्वेशन 2। अब मैं आपको बस यही बोलूँगा, इन दोनों को सॉल्व कर लो, i1 निकाल लो, i2 निकाल लो, तो 30 ओम के थ्रू जो करंट होगा वो क्या होगा, i1 + i2, और ये जो होगा ना ये 0.2 एम्पियर के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। आप चेक कर लेना, यहाँ पे क्या दे रखा है 0.2 एम्पियर, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, तो ये 0.2 नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन गलत है। आप यहाँ पे निकाल के देख लो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, क्यों, ऑप्शन 1 के लिए, BCD तो हमने ऐसे ही चेक कर लिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी वैसा ही स्विच वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक कैपेसिटर ये C3 है, ये C1 है और ये C2 है, ठीक है। सब 1 माइक्रोफैरड का है। यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, एक स्विच यहाँ पे है और एक स्विच यहाँ पे है। दिस इज S1, दिस इज S2, ओके। अब हम क्या किए ना, दे आर कनेक्टेड इन अ सर्किट एज शोन इन फिगर, एंड C1 इज देन फिल्ड कम्प्लीटली विद अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R। मतलब वही डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है। तो ये जो C1 वाला है ना, इसको हम लोग फिल कर दिए। तो किसी भी कैपेसिटर को अगर डायलेक्ट्रिक से फिल करते हैं तो इसका नया कैपेसिटेंस क्या K × C0 होता है, तो एप्सिलॉन R इंटू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वही हो जाएगा एप्सिलॉन R, और इसको क्या कर दो, शुरू का जो कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफैरड, इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस क्या बन गया, एप्सिलॉन R माइक्रोफैरड। तो नया जो C1 बना वो एप्सिलॉन R हो गया, और C2 जो है वो तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, तो वो 1 है, और C3 जो है वो भी 1 है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ना S1 को बहुत देर के लिए क्लोज किए। देखो 10 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये 8 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो ये जो है ये अपना 8 वोल्ट, दिस इज 8 वोल्ट। फर्स्ट द स्विच S1 इज क्लोज, S1 को हम लोग क्लोज किए हैं, वाइल द स्विच S2 इज केप्ट ओपन, और S2 को खुला रखें। तो जब हम इसको बंद किए तो ये कुछ ऐसा जाएगा, सिर्फ ये वाला जो सर्किट है यही तो एक्टिव होगा। यहाँ पे अगर हम इसको ओपन रखें ना, तो ये चाह के भी इस लाइन में चार्ज मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि इधर आया, इसको चार्ज किया, ये प्लेट को चार्ज ही नहीं किया। जब तक यहाँ पे कंप्लीट रास्ता नहीं होगा तब तक इसमें एंटर ही नहीं करेगा। तो वी हैव ओनली दिस एक्टिव सर्किट, और ये कैपेसिटेंस जो है ये C3 है, ठीक है। तो C3 पे कितना चार्ज आएगा, Q इज इक्वल्स टू CV लगा दो, C है 1 माइक्रोफैरड और V कितना है 8 का, तो इट विल गेट 8 माइक्रो कूलम। तो इसके पास आ चुका है 8, इनके पास है 0 और 0। अब हम क्या किए, इसको हम क्लोज कर दिए, ठीक है, इसको हम ओपन कर दिए और इसको क्लोज किए। तो यार ये सर्किट अब एक्टिव होगा। अब इस सर्किट में क्या हुआ है, यहाँ पे मेरे पास है 2 कैपेसिटर, और इधर जो है वो है चार्ज कैपेसिटर, और ये जो चार्ज कैपेसिटर है ना, इस पे जो अपना चार्ज है वो है 8 - 8, ठीक है। और इनका जो कैपेसिटेंस है ये जो है वो एप्सिलॉन R, C1 यही तो है, ये जो है ये 1 और ये भी जो है 1। अब क्या होगा, मान लो ना कि जब तक इसका इक्विलिब्रियम फिर से अटेन हुआ, इधर से Q चार्ज मूव कर गया, तो Q अगर मूव किया तो जो 8 था वो 8 - Q हो जाएगा, और ये जो Q है ये आके इस पे जमा हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा Q, फिर इस प्लेट से निकला तो इस पे हो जाएगा -Q, फिर इधर फ्लो किया तो ये जो होगा
इस पे आएगा Q, फिर इधर से निकला इस पे माइनस Q, और इस पे जाके जब जमा होगा तो ये 8 ये ऐसा करके आ जाएगा। अब ये मान लो कि आफ्टर इन्फिनाइट टाइम जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तब का ये चार्ज फ्लो किया है। अब इसमें एक बार लूप लॉ लगाओ, सारा खेल लूप लॉ का है। यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से आओ वापस, तो 8 माइनस Q बाई 1, ठीक है। इधर आएंगे तो माइनस Q बाई एप्सिलॉन R, ठीक है। फिर इधर आएंगे तो माइनस Q बाई 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ तक तो आ गए। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि व्हेन द कैपेसिटर C3 व्हेन द ऑल द कैपेसिटर्स रीच इक्विलिब्रियम, जो अभी हम माने, द चार्ज ऑन C3 इज़ फाउंड टू बी 5 माइक्रोकूलम। अब इस पे जो चार्ज है ना वो 5 के बराबर दिया हुआ है कि सब चीज़ होने के बाद इसका चार्ज 5 है। तो अगर 8 माइनस Q 5 के बराबर है तो यहाँ से Q कितने के बराबर आ जाएगा, 3 आएगा। तो Q की जगह 3 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 5/1 माइनस 3/एप्सिलॉन R माइनस 3/1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लो, एप्सिलॉन R का वैल्यू 1.5 आ जाएगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्चुअल और एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। एप्सिलॉन R आ गया 5, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ वाले के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन IIT 2012 का, एक ये भी बहुत एक शानदार अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखो एक 4 माइक्रोफैरड है, एक यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, यहाँ पे है 0 वोल्ट, अर्थिंग कर दिया। अब हम 80 माइक्रोकूलम ना इसको दिए अपर प्लेट वाले को, तो इस पे कितना चार्ज होगा इसके अपर प्लेट पे वो बताना है। तो यहाँ पे जो चार्ज 80 गया प्लस 80, तो ये माइनस 80 होगा। तो इसका जो ये वाला तार है यहाँ से कितना आ रहा है 80। अब तुमको अगर पैरेलल का फॉर्मूला है ना तो एक लाइन में आंसर आएगा कि इस पे कितना चार्ज आएगा। जैसे इस पे अगर हम Q2 मान ले और इस पे Q1 मान ले, तो एक फॉर्मूला होता है Q2 का, जिसमें जा रहा है उसका कैपेसिटेंस ऊपर बाई C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज Q। तो कैपेसिटेंस हमको इधर का निकालना है, तो इधर 3 है इधर 2 है, तो क्या हो जाएगा 3/3 प्लस 2 इंटू Q कितना है, तो Q है 80, ठीक है। तो 3/5 इंटू 80, इसको 16 से कट करो, याद आएगा 48 माइक्रोकूलम। एक मेथड तो ये, अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद नहीं मान लो ये फॉर्मूला याद नहीं है, अब क्या करना है, तो अब हम लोग ऐसा फ्लो करवा लेंगे कि इस पे मान लो Q2 गया, ठीक है, तो यहाँ माइनस Q2, इस पे Q1 गया और इस पे माइनस Q1। तो ये जो इधर से 80 आया वही तो इधर Q1 और Q2 में बटा है। तो एक इक्वेशन में पास क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन हो जाएगा कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 80, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा कि ये दोनों पैरेलल में तो पोटेंशियल दोनों का बराबर होगा, या तो यहाँ से स्टार्ट करके लूप लॉ लगा दो, यहाँ से स्टार्ट होके वापस यहीं पे आओ। देखो लूप लॉ बहुत काम का चीज़ है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से स्टार्ट होता हूँ इस जगह से और ऐसा करके मैं घूम रहा हूँ। तो क्या आएगा सोचो, Q1/2 माइनस Q2/3 इक्वल टू 0। तो 3Q1 इक्वल्स टू 2Q2। तो Q1 निकाल लो, हमको Q1 निकाल लेते हैं 2Q2/3। इस Q1 को यहाँ पे रख दो, तो कितना आ जाएगा 2Q2/3 प्लस Q2 इक्वल्स टू 80। तो 3 ये 5Q2/3 इक्वल्स टू 80, तो Q2 यहाँ से आ जाएगा 48। तो ये अपना इक्वेशन से अपना सॉल्व हो गया, ठीक है। तो Q2 आ जाएगा 48, और बाकी फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट कर सकते थे। तो आई होप इसमें थोड़ा बहुत सीखने को तो मिला ही। और आपने एक चीज़ नोटिस किया कि मैक्सिमम प्रॉब्लम लूप लॉ से बन जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले, ये तो शायद थर्ड टॉपिक था कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो शायद मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे बनाऊँ, ठीक है। तो उसको रिवीजन कर लो, तब तक 2 से 3 दिन में अगला वीडियो भी आएगा। ओके, थैंक यू।